दोस्तों स्वागत है आप सभी का इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। एग्रीकल्चरल इनकम का तीसरा वीडियो है जहां पर हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी एग्रीकल्चरल इनकम को कंप्यूट कर सकते हैं। मतलब यहां पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने आपको दो वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए इस चैप्टर के। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होती है आपकी, और क्या कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ती है अगर किसी इनकम को आपको एग्रीकल्चरल इनकम दिखाना है। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कोई मिक्स्ड इनकम होती है, मतलब बिजनेस इनकम और साथ में उसमें एग्रीकल्चरल इनकम अगर मिक्स हो जाती है, तो क्या क्राइटेरिया लगा के आप इन दोनों इनकम को अलग कर सकते हो। तो अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे तो लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के पहले उनको देख लो। क्योंकि अगर आपको वो नहीं समझ में आया तो तीसरा वीडियो देखने का आपका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द नेट एग्रीकल्चरल इनकम। आपको बोला जा रहा है नेट एग्रीकल्चरल इनकम आपको कंप्यूट करनी है। फर्स्ट पॉइंट में बोले इनकम फ्रॉम ग्रेन बिजनेस। ग्रेन बिजनेस था, तो अब अगर कोई बिजनेस है तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारी बिजनेस इनकम हुई। इसमें साथ में बोले इंक्लूडिंग द अमाउंट रिसीव्ड ₹38,000 फ्रॉम वीट प्रोड्यूस्ड एट ओन एग्रीकल्चरल लैंड। उनका खुद का एग्रीकल्चरल लैंड था जिसपे उन्होंने वीट का प्रोडक्शन किया था, उसको भी उन्होंने मार्केट में सेल किया था, जिससे उनको रेवेन्यू हुआ था ₹38,000 का। तो ये जो 1,87,500 है, इसमें से 38,000 हमारी क्या होगी, ये हो गई हमारी एग्रीकल्चरल इनकम। और जो बाकी का आप माइनस करोगे जब 38,000 को, तो वह बाकी आपको बिजनेस इनकम मिल जाएगी। लेकिन हमें बिजनेस इनकम से मतलब नहीं, हमें यहाँ पर सिर्फ बोला जा रहा है क्या निकालने को, नेट एग्रीकल्चरल इनकम निकालने के लिए। इसके बाद दूसरे पॉइंट में बोले लीज रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लैंड गिवन टू टेनेंट्स फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप अपने एग्रीकल्चरल लैंड को किसी को उस पे रेंट पे दे देते हो, तो जो भी रेंट या रेवेन्यू आपको डिराइव हो रहा है आपके एग्रीकल्चरल लैंड से, जो आपने एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए किसी को उस पे दिया, रेंट पे दिया है, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है। तो यानी कि ₹18,000 भी हमारी क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी। इसके बाद सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो भी कल्टीवेशन आपने किया है उसे जो भी प्रोड्यूस आपको मिला है, उसको जब आप मार्केट में सेल करोगे तो आपको जो भी रेवेन्यू डिराइव होगी दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम। तो ये 48,000 भी हमारा एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट बोले पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। अब देखिए, आपको जो भी एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है इसको अर्न करने के लिए आपने कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर किए होंगे। गवर्नमेंट कहती है कि जो भी आपकी इनकम है उसमें से कुछ एक्सपेंडिचर्स भी आप लेस कर सकते हो अगर वो आपके एग्रीकल्चरल एक्सपेंडिचर हैं, और आपने अपनी इनकम को अर्न करने के लिए ही ये एक्सपेंडिचर्स को किया है। तो गवर्नमेंट को अगर आप लैंड रेवेन्यू नहीं पे करोगे तो क्या आप अपने एग्रीकल्चरल ऑपरेशन कर सकते हो, गवर्नमेंट रोक लगा देगी। तो इसका मतलब ये ₹6,000 हमारे लिए जरूरी था, और ये हमारा एक तरीके का क्या होगा, एग्रीकल्चरल एक्सपेंडिचर होगा। फिफ्थ पॉइंट में बोले हैं एक्सपेंसेस ऑन पावर इरिगेशन एंड फार्म लेबर। अब सीधी सी बात है कि अगर आप कल्टीवेशन कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे, जनरेटर चलाओगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। फार्म लेबर हो सकता है आपको लगाने पड़े वहां पे। इरिगेशन फैसिलिटी आप प्रोवाइड करोगे, तो ये जितने भी खर्चे किए हैं ये भी आपके अलाउड होते हैं, यानी कि ₹10,600 भी हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसके बाद सिक्स पॉइंट में बोले परचेज ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अगर आपने मार्केट से सीड्स खरीदे हैं, फर्टिलाइजर खरीदे हैं, पेस्टिसाइड खरीदे ताकि आप अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बचा पाओ, तो ये भी आपका अलाउड डिडक्शन होता है, यानी कि ₹7,500 भी हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट में बोले ट्रैक्टर हायर चार्जेस फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। आपने ट्रैक्टर मान लो अगर खरीद लिया होता तो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज आपको मिल रहा होता। अगर आपने ट्रैक्टर हायर पे लिया हुआ है तो आप हायर चार्जेस पे कर रहे हो। तो जो हायर चार्जेस आप पे कर रहे हो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एग्रीकल्चरल एक्सपेंडिचर में आता है, और इसको भी आप डिडक्ट कर सकते हो। ये ₹2,500 भी हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, यहां पर हम कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले आपको लिख लेना अपना सेल ऑफ, ये क्या था, सेल ऑफ व्हीट, ठीक है। यहां पर आप लिख दो सेल प्रोसीड्स फ्रॉम व्हीट, ठीक है। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम व्हीट आपका कितना था, ₹38,000। इसके बाद दूसरे में हमको बोला गया था लीज रेंट, तो लीज रेंट भी, ये भी हमारी इनकम थी, तो ₹18,000 ये भी हमारी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो लीज रेंट ये हो गया ₹18,000, ठीक है। अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा रेजोल्यूशन आप लोग बढ़ा लेना, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी डिटेल डालनी पड़ेगी तो छोटा छोटा मुझे लिखना पड़ रहा है। इसके बाद आ रहा है सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अगर आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेल करी है तो भी आपकी वो एग्रीकल्चरल इनकम होती है। तो ये 48,000 भी हमारा ये हो जाएगा सेल ऑफ एग्रीकल्चरल, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एग्रीकल्चरल
प्रोड्यूस, ये हो गया 48,000 रुपीज। अब ये हो गई हमारी सारी की सारी क्या, इनकम। इसके बाद आप यहां पर लिखो लेस एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस लेस करने, अब एक्सपेंसेस लेस करने में सबसे पहला आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहला आपका जो रेवेन्यू आपने ये लैंड रेवेन्यू टैक्स पे किया है 6,000 रुपये, ये आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखो लैंड रेवेन्यू, ये हो जाएगा 6,000 रुपये, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि बाद में हम लोग फाइनल वैल्यू वहां पर लिख देंगे। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर एक्सपेंसेस ऑफ पावर इरिगेशन एंड पेस्टिसाइड, तो इसको भी मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पावर इरिगेशन और पेस्टिसाइड। आप इसको फुल में लिख लेना, क्योंकि ज्यादा अगर मैं लिखने में चाहूंगा तो फिर वो टाइम बढ़ जाएगा इसका वीडियो का। 10,600 रुपये, 10,600। और इसके बाद फिर परचेज ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, तो ये भी एक तरीके का एक्सपेंस है। तो ये सीड्स फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड जो हमने परचेज किए कितने रुपए के, 7,500 रुपए का, 7,500 रुपीज। इसके बाद लास्ट में हायर चार्जेस ऑफ ट्रैक्टर, फोर्थ हो जाएगा हायर चार्जेस ऑफ ट्रैक्टर, और ये कितना था, 2,500 रुपये था शायद ना, 2,500 रुपीज। 6,000, 10,600 और 7,500 और 2,500, इनको जब भी आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 26,600 रुपये, 26,600। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर, ये हो गया आपकी इनकम। जब इसको आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 77,400 रुपीज। आप एक बार माइनस करके खुद से भी देख लेना, 77,400 आपकी हो जाएगी नेट एग्रीकल्चरल इनकम। नेट हमने इसलिए बोला क्योंकि सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद ही आई है, तो इसीलिए इसको हमने बोल दिया नेट एग्रीकल्चरल इनकम। तो ये हो गई हमारी 77,400 रुपीज नेट एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला जा रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट नेट एग्रीकल्चरल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22 to 23। फर्स्ट पॉइंट में बोले हैं लीज रेंट रिसीव फ्रॉम द लैंड गिवन टू टेनेंट्स फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, सेम वही पीछे वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। तो 48,000 एग्रीकल्चरल इनकम। सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लैंडलॉर्ड शेयर, ठीक है, तो ये 30,000 रुपीज, क्योंकि हम लोग लैंडलॉर्ड की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लीज रेंट किसको रिसीव होगा, लीज रेंट सीधी सी बात है कि लैंडलॉर्ड को रिसीव होगा, तो यहाँ पर हम लोग उसकी लैंडलॉर्ड की बात करें। सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लैंडलॉर्ड को जो प्रोड्यूस हुआ था, कल्टीवेशन किया था, उसको जो बेच करके उसको इनकम हो रही है, तो यहाँ पर उसकी बात हुई, तो हम लोग उसी का कंप्यूट कर रहे हैं, तो ये 30,000 भी हमारी इनकम में आ जाएगा। इसके बाद पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर लैंडलॉर्ड की जगह पे टेनेंट शेयर लिखा होता तो फिर आपको इसको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि टेनेंट का शेयर एग्री उससे लैंडलॉर्ड से कोई मतलब नहीं होता। जब आप टेनेंट का इनकम निकालोगे तब अलग होगा वहां पे। यहाँ पर हम लोग लैंडलॉर्ड का निकालें, क्योंकि वही टैक्स पे करता है, वही लीज रेंट रिसीव करता है, तो ये खुद ही लॉजिक आता है ये चीज का, कि जो रेंट रिसीव कर रहा है वही हमारा लैंडलॉर्ड है, और हम लोग उसकी लैंडलॉर्ड की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद बोल रहे हैं पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट टैक्स, तो गवर्नमेंट टैक्स अगर आपने पे किया है एग्रीकल्चरल लैंड पे, तो ये आपका क्या होगा, एग्रीकल्चरल एक्सपेंडिचर होगा। इसके बाद वही पावर इरिगेशन, ठीक है, फार्म लेबर, तो ये भी आपका एग्रीकल्चरल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। परचेज ऑफ सीड्स एग्रीकल्चरल एक्सपेंडिचर, ट्रैक्टर हायर चार्जेस एग्रीकल्चरल उसका एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमको लिखना है क्या, अपना लीज रेंट, लीज रेंट। तो लीज रेंट कितना था, लीज रेंट था हमारा 48,000 रुपीज, 48,000 रुपीज। इसके बाद था सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 30,000 रुपीज, ये हो गया सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 30,000 रुपीज। इसके बाद आता है पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट टैक्स, तो वही हम लोग करेंगे, यहां पर आप लिखोगे लेस एक्सपेंसेस। ठीक है, लेस एक्सपेंसेस में सबसे पहले आपका आ जाएगा क्या, गवर्नमेंट टैक्स, तो ये आपका गवर्नमेंट टैक्स। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया यार, मेरी राइटिंग नहीं बनती तो इसलिए थोड़ा माफ करना, इस पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। गवर्नमेंट टैक्स ये हो जाएगा कितना, 6,000 रुपये। इसके बाद अरे ये रहा, इसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ पावर इरिगेशन और फार्म लेबर, सेकंड में पावर इरिगेशन और फार्म लेबर कितना अमाउंट है, 10,000 रुपये। इसके बाद आ जाता है 1,000 रुपये सीड्स, थर्ड में आ गया सीड्स जो आपने परचेज किए, और 1,000 रुपीज ये हो जाएगा 1,000, और फोर्थ ये हो जाएगा हायर चार्जेस। ठीक है, हायर चार्जेस कितना अमाउंट है, 2,500 रुपये।
2,500 रुपीज। इसको जब भी आप टोटल करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 19,500। ठीक है, आप एक बार टोटल करना, 6 और ये 16, 17, 18, 19,500 रुपये, ये होगा माइनस आपका। और जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 58,500 रुपीज। 58,500 रुपीज, ये हो जाएगा हमारा नेट एग्रीकल्चरल इनकम, 58,500 रुपीज। इसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखिए। क्वेश्चन 3 में बोला जा रहा है फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स सर्टेन गुड्स which requires such agricultural raw material which is not available in the market. Hence, the factory itself grows it on which the following expenses are incurred. देखिए, सेकंड वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा जहां पर मैंने मिक्स्ड इनकम की बात करी थी। मान लो मेरा एक बिजनेस चल रहा है। अब यहाँ पर बिजनेस में अगर मैं, मेरे पास एक एग्रीकल्चरल लैंड भी था, मैंने आपको उसका बेकरी का एग्जांपल दिया था। बेकरी में मैं ब्रेड बना रहा हूँ, ब्रेड के लिए मुझे चाहिए वीट। अब वीट मैं मार्केट से भी परचेज कर सकता हूँ, लेकिन मान लो अगर मैं ऐसा एक रॉ मटेरियल डाल रहा हूँ जो मुझे मार्केट से नहीं मिल रहा है, वो मैं अपने एग्रीकल्चरल लैंड से ही उठा रहा हूँ। दूसरे तरीके से लेते हैं, चलिए। मैंने आपको एग्जांपल जो दिया था उसमें मैंने बोला था कि मेरी बेकरी है और मैं ब्रेड बना करके बेच रहा हूँ। वीट में मार्केट से अगर परचेज कर लेता हूँ तो मैं सीधे सीधे उसको माइनस कर दूंगा। लेकिन मान लो मेरे पास एक एग्रीकल्चरल लैंड भी था और उस एग्रीकल्चरल लैंड पे मैं वीट का अगर प्रोडक्शन कर रहा हूँ, अगर मैंने वीट का प्रोडक्शन करके डायरेक्टली उस वीट को मार्केट में सेल कर दिया तो वो मेरी एग्रीकल्चरल इनकम। लेकिन उसी वीट को अगर मैं मार्केट में ना सेल करके अगर अपनी बेकरी में यूज कर लेता हूँ, तो जब मैं ब्रेड उससे बना करके बेचूंगा, जो भी मुझे रेवेन्यू रिसीव होगी वो मेरी होगी मिक्स्ड इनकम। तब मुझे वहां पर अपना क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा कि मुझे बिजनेस इनकम कितनी निकाली और एग्रीकल्चरल इनकम उसमें से कितनी निकाली। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो वीट मैंने प्रोड्यूस किया था उसको अगर मैं मार्केट में सेल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर अपने उसमें यूज के ले रहा हूँ, तो माइनस कैसे करेंगे, कैसे क्या क्राइटेरिया लगाएंगे। तो वहां पर मैंने आपको तरीका बताया था कि जो बिजनेस इनकम होती है, जो पार्ट आपका बिजनेस इनकम का, क्योंकि दोनों इनकम मिक्स है, बिजनेस और एग्रीकल्चरल इनकम मिक्स है। बिजनेस इनकम निकालने का तरीका आपको मैंने बताया था कि आप क्या करो, जो भी आपका सेल प्रोसीड्स हुआ है, ठीक है, उसमें से आप माइनस कर दो मार्केट वैल्यू को, और साथ में जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होंगे उनको आप माइनस कर दो, तो आपको यहाँ पर अपनी बिजनेस इनकम मिल जाती है। सेल प्रोसीड तो आपको दिया रहेगा, ठीक है, सेल प्रोसीड दिया रहेगा, नहीं तो प्रॉफिट आपको दिया रहेगा बिफोर एनी एक्सपेंसेस डिडक्शन आपको दिया रहेगा वो। बात आती है यहाँ पर मार्केट वैल्यू की, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी वो दे देते हैं आपको। मार्केट वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो वीट मेरा था, जो वीट मेरा पड़ा हुआ था वहां पर, उसको जो मैंने रॉ मटेरियल की तरह यूज किया है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अब मार्केट वैल्यू पता लगाने की मैंने दो पॉसिबिलिटी आपको बताई थी। एक पॉसिबिलिटी थी जहां पर आपके जो वीट है उसका अगर मान लो मार्केट है ऑलरेडी, आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हो, तो प्रीवियस ईयर में जो एवरेज प्राइस उसका रहा है, एवरेज मार्केट प्राइस, ठीक है, जो भी जिसपे वो बिका है, उसको आप उठा लो, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर मान लो उसका मार्केट नहीं है, जब आप उसको सेल नहीं कर सकते हो, तो फिर आप उसकी सेल प्राइस निकाल नहीं सकते। तो फिर हम क्या लेंगे, तब फिर हम उसमें एक्सपेंसेस लेते हैं, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उसको ले लिया, अगर कोई रेंट पे किया उसको ले लिया, और जितना प्रॉफिट हमारा असेसिंग ऑफिसर बोला है उसको ले लिया। आप जाकर के वीडियो देख लेना, वहां पर मैंने डिटेल में बताया। तो यहाँ पर आप मार्केट वैल्यू डिसाइड कर लेते हो, इससे आपको पता चल जाता है कि आपकी बिजनेस इनकम कितनी है। और एग्रीकल्चरल इनकम निकालने का सीधा सा तरीका है, जो भी आपका मार्केट वैल्यू था, उस मार्केट वैल्यू से आप अपनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन सीओसी इसको माइनस कर दो, आपको एग्रीकल्चरल इनकम अपनी मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर हमसे बोला फैक्ट्री मैन्युफैक्चर सर्टेन गुड्स विच रिक्वायर सच रॉ मटेरियल विच आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। तो जो रॉ मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब जो मेरा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा उसको मैं मार्केट में सेल नहीं कर सकता, और अगर मैं मार्केट में सेल नहीं कर सकता तो उनकी मार्केट वैल्यू मैं निकाल नहीं सकता उस एवरेज मार्केट प्राइस का यूज करके। यानी कि यहाँ पर मुझे ये क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, लीज, रेंट और जो वो होगा प्रॉफिट जो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करता है, वो यहाँ पर लेना पड़ेगा। यानी कि दूसरी पॉसिबिलिटी आप वीडियो में जाकर के देख लेना, वहां पर मैंने डिटेल में बताया। तो दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमको लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको बोला है कि एक्सपेंसेस कौन कौन से इनकर किए। तो फ्लोइंग एक्सपेंसेस है, मैन्योर का खर्चा है, सीड्स का खर्चा है, इरिगेशन एक्सपेंसेस है, वेजेस ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर है, उसके बाद ग्राउंड रेंट, ठीक है। ये सारे आपके क्या हो गए, ये सारे आपके हो गए एक तरीके के कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। इसमें ये भी ग्राउंड रेंट भी आपका आ जाता है, ये ग्राउंड रेंट। अच्छा, अदर एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस भी, सॉरी, ये सारे के सारे आपके कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ही होगा, ठीक है। ग्राउंड रेंट, अदर एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस, ये सारे आपके मिला के क्या है, ये आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद यहां पर ये बोले बिसाइड्स द अबव एक्सपेंसेस द असेसिंग ऑफिसर असेस्ड अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन द अबव वर्क टू बी 6,000 रुपीज। अब देखिए, मैंने आपको बोला कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो आपने रेंट दिया है वो, और साथ में आपका जो असेसिंग ऑफिसर प्रॉफिट डिसाइड करता है रीजनेबल प्रॉफिट, वो यहाँ पर इन तीनों को जब आप ऐड करते हो तो आपको अपना
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पता चलता है। तो ये 6,000 रुपये ये भी हमारा ऐड होगा एक तरीके के एक्सपेंस में। अब यहाँ पर बोला है द प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री बिफोर द डिडक्शन ऑफ द अबव एक्सपेंसेस इज 80,000 रुपीज, यानी कि 80,000 रुपीज जो है ये एक तरीके से आप बोल सकते हो सेल प्रोसीड से, क्योंकि इसमें अभी हमने डिडक्शन को लेस नहीं किया, मतलब अपने एक्सपेंसेस को लेस नहीं किया है। तो ये 80,000 हमारी मिक्स्ड इनकम है, जिसके अंदर हमारी बिजनेस इनकम भी है और साथ में एग्रीकल्चरल इनकम भी है। ठीक है, अब हमको बिजनेस इनकम निकालनी है और साथ में एग्रीकल्चरल इनकम निकालनी है। पहले एक काम करिएगा, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो हमेशा बिजनेस इनकम निकाल लो आप। ठीक है, अगर नहीं निकालो, मान लो अगर उसमें एग्रीकल्चर आपसे बोला है तो फिर आपको वही निकालना पड़ेगा। लेकिन आप पहले बिजनेस इनकम निकालोगे तो आपको मार्केट वैल्यू यहाँ पे पता चल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अपनी बिजनेस इनकम। तो देख लेते हैं क्या क्या चीजें लेस करनी है। ये देखें, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपनी बिजनेस इनकम निकालेंगे, जो कि क्या होती है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। इसमें यहाँ पर सबसे पहले हम अपना लिख लेते हैं प्रॉफिट। ठीक है, जो भी हमारा टोटल प्रॉफिट था, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जो सेल प्रोसीड्स है या तो उसको ले लो या तो जो प्रॉफिट आपका बिफोर डिडक्शन है उसको आप ले लोगे। तो प्रॉफिट यहाँ पर आपका दिया हुआ है 80,000 रुपीज, तो 80,000 रुपीज ये हमने उठाया। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें से लेस करेंगे, लेस मार्केट वैल्यू। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया नहीं तो उसका मतलब नहीं बनता। अभी बात आती है मार्केट वैल्यू की। तो मार्केट वैल्यू में क्योंकि मेरे प्रोड्यूस की मार्केट वैल्यू थी नहीं, तो मैं वो जो एवरेज सेलिंग प्राइस होता है वो ले नहीं सकता। तो अगर आप एसपी नहीं लोगे तो फिर आप उसको वो लोगे जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और रेंट और जो प्रॉफिट वहां पर ऐसे ऑफिसर ने अवॉर्ड किया, डिसाइड किया है। तो यहाँ पर हम एक एक करके उन सबको लेते हैं। अब देखिए क्या है, ये हो गया फ्लोइंग एक्सपेंसेस 2,800 रुपये, 3,200 रुपये, 1,000 रुपये, इन सबको आप ऐड कर दो। ठीक है, 2,800, 3,200 और 1,000 मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 2,800। आप एक बार उसमें जब लिखोगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर डिटेल डाल देना कि क्या क्या, 2,800, 3,200 और 1,000 रुपये। इसके बाद आपका वेजेस ये 4,000 रुपये, 1,200 रुपये और 1,400 रुपये, 4,000, 1,200 और 1,400, 4,000, 1,200 और 1,400 रुपये। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि 6,000 रुपये असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉफिट डिसाइड किया था, तो ये भी हमारा उसी में ऐड होता है मार्केट वैल्यू के लिए। तो इसको भी हम 6,000 रुपये को यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये 6,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। इन सबको जब आप टोटल करोगे, 2,800, 3,200, 6,000 रुपये, 2,800, 3,200, 1,000, 4,000 और 1,200, 1,400 और 6,000, इनको जब आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 21,400 रुपये। यहाँ पर टोटल हमारा आएगा 21,400 रुपये, ये माइनस में होगा। 80,000 में से जब आप 21,400 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 58,600 रुपीज, 58,600। तो ये हो जाएगी हमारी बिजनेस इनकम। तो मतलब 80,000 रुपए में से 58,600 हमारी क्या है, बिजनेस इनकम है। और बचा हुआ क्या हो जाएगा, वो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। लेकिन यहाँ आप डायरेक्टली ये नोट करना कि 80,000 में से अपना 58,000 ये 600 माइनस करके आप अपनी बची हुई एग्रीकल्चरल इनकम बता दो, क्योंकि वो आपको 21,600 ही मिलेगी और 21,600 में कुछ एक्सपेंसेस भी आपको लेस करने पड़ेंगे। तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को मत करना कि आपने प्रॉफिट में से अपनी उसको माइनस कर दिया। अगर सेल प्रोसीड्स होता तो हम ये कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमको प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप बढ़िया ये रहेगा कि अलग अलग दोनों क्वेश्चन को करो। अब यहाँ पर जब हम आते हैं कंप्यूट करते हैं अपनी एग्रीकल्चरल इनकम को, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो मार्केट वैल्यू थी वो लिखेंगे। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, मार्केट वैल्यू निकली थी 21,400 रुपए, 21,400 रुपए। इसमें से आप लेस करोगे अपना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अगर आप देखो तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आपका ये सारा है, ये 6,000 क्या कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में आएगा, प्रॉफिट था। जो असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉफिट आपका बताया था वो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन नहीं होता। आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन सिर्फ क्या है, ये। और ये वैल्यू क्या होगी, 21,000, क्या था यार, 21,400। 21,400 में से माइनस अगर आप कर देते हो 6,000 रुपए को, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे वो आपकी क्या होगी, वो आपकी होगी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो इसको करके देख लेते हैं, 21,400 माइनस 6,000 रुपए, तो ये होगा 15,400 रुपए। हाँ, 15,400 रुपए। ठीक है, तो ये 15,400 रुपए हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो यहां पर आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 21,400 माइनस 6,000, क्योंकि 6,000 रुपए हमारा क्या था, 6,000 रुपए प्रॉफिट था जो उसने असेसिंग ऑफिसर ने बताया था। तो वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का पार्ट थोड़ी होगा, वो तो मार्केट वैल्यू का पार्ट है। तो ये हो जाएगा 15,400 रुपए। तो आंसर आपको वही मिलेगा, 6,000 रुपए। तो ये 6,000 रुपए हमारा क्या हो जाएगा,
ये 6,000 रुपये होगा हमारा एग्रीकल्चरल इनकम। अब अगर आप 58,600 और 6,000 को अगर ऐड करोगे तो आपको 80,000 रुपीज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 80,000 रुपीज में आपके कुछ ऐसे अलग डिडक्शन भी इंक्लूडेड है। 6,000 रुपये हो गया और बाकी कुछ उसमें इंक्लूडेड है। तो इस तरह मत करना कि प्रॉफिट में से आप बिजनेस इनकम को माइनस करके बची हुई अपनी एग्रीकल्चरल इनकम बोल दो। मैंने उस वीडियो में आपको बोला था, लेकिन यहाँ पर आपको अगर देखो तो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर सेल प्रोसीड्स दिया होता तो फिर हम एक तरीके से उसको लगा करके निकाल लेते। लेकिन बेटर हमेशा ये रहता है कि आप दोनों क्वेश्चन, दोनों जो इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम और बिजनेस इनकम, इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली निकालो। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहा है, मिस्टर एंथनी हैड मैंगो गार्डन्स, नर्सरी एंड एस्टेट्स इन रबर, टी एंड कॉफी। ही डिराइव्स इनकम फ्रॉम देम। सीधी सी बात है कि एस्टेट्स होगी तो इनकम डिराइव करेंगे। ही ऑल्सो हैज अ नर्सरी वेयर इन ही ग्रोज प्लांट्स एंड सेल्स। फॉर द previous year ending 31st March 2022, income from the estates and nursery is as under। अब देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग इनकम्स के बारे में बताए गए। मैन्युफैक्चर ऑफ रबर, उसके बाद दूसरा है मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी ग्रोन एंड कर्ड, तीसरा है मैन्युफैक्चर ऑफ टी, चौथा है सेल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी, और लास्ट है इनकम फ्रॉम मैंगो गार्डन्स। अब देखें, अगर आप रबर की मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मतलब ग्रो कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अगर आप कॉफी ग्रो कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अगर आप टी ग्रो कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो ये तीनों आपकी क्या होती है? ये आपकी मिक्स्ड इनकम होती है। मतलब इसमें बिजनेस इनकम भी होता है और साथ में एग्रीकल्चरल इनकम भी होता है। तो आपको बिजनेस इनकम अलग निकालनी होगी और एग्रीकल्चरल इनकम अलग निकालनी होगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा वो टिपिकल क्राइटेरिया नहीं जो भी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा। यहाँ पर सिंपली आपको परसेंटेजेस याद रखनी है, जो मैंने आपको सेकंड वाले वीडियो में बताया था। तरीका मैंने आपको बताया था कि रबर रबर का पैकेट 35 रुपए का, रबर का पैकेट 35 रुपए का, यानी कि 35 रुपए आपकी 35% आपकी बिजनेस इनकम, बचा हुआ 65% आपका एग्रीकल्चरल इनकम। कॉफी कॉफी को अगर आप ग्रो कर रहे हो और उसको कर्ड करो, मतलब कि अगर उसका छिलका उतार करके बेचो, तो 25 रुपए की वो बिकती है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि 25 रुपए का 100 ग्राम, 25 का 100 ग्राम यानी कि 25% आपकी बिजनेस इनकम और बचा हुआ 75% आपका एग्रीकल्चरल इनकम। इसी तरीके से अगर मान लो आप कॉफी ग्रो करते, कर्ड करते, रोस्ट करते, ग्राउंड करते, तो फिर वो क्या हो जाता है? फिर वो 40% हो जाता है। इसके बाद टी की अगर बात करें तो टी, मैंने ताजा टी का एग्जांपल आपको दिया था। ताजा टी 40 की 100 ग्राम, 40 की 100 ग्राम, 40 की 100 ग्राम, मतलब 40% हमारी बिजनेस इनकम और 60% हमारा एग्रीकल्चरल इनकम। नर्सरी की इनकम क्या होगी? नर्सरी की पूरी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होती है। इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडलिंग्स एग्रीकल्चरल इनकम, तो ये कंप्लीट आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। मैंगो गार्डन्स आपके पूरी की पूरी क्या होगी? एग्रीकल्चरल इनकम होगी। अब यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कैलकुलेट द एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ मिस्टर एंथनी। कैलकुलेट करते चलिए। सबसे पहले बात करेंगे इसकी, रबर की। यहाँ पर आप लिख दो रबर। रबर में 35 का पैकेट, यानी कि अगर आप देखो तो ये इधर इस साइड में एग्रीकल्चरल है, इस साइड में बिजनेस है, तो इसी रेशियो में लिखते हैं चलिए। 65:35, 35 का पैकेट। इसके बाद यार ये रहा कॉफी। कॉफी हमारा, कॉफी की बात अगर करें, कॉफी ब्रैकेट में आप लिख देना यहाँ पर लिख दो क्रोन एंड कर्ड, ठीक है। और ब्रैकेट में आपका यहाँ पर हो जाएगा 75:25, ठीक है, परसेंटेजेस हैं। इसके बाद टी है हमारी, तो टी में हो जाएगा 60:40, ठीक है। इसके बाद नर्सरी और गार्डन, नर्सरी और मैंगो गार्डन, ठीक है, आप पूरा लिख लेना। इनकी तो पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल इनकम होगी, तो यहाँ पर कोई परसेंटेज की बात नहीं करनी। अब देखिए क्या है, मैंने आपसे कहा 35% बिजनेस इनकम और 65% एग्रीकल्चरल इनकम। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 7,25,000 दिया है आपको, इसका 35% आपका बिजनेस इनकम होगा और 65% आपका एग्रीकल्चरल इनकम होगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं चलिए। यहां पर अगर हम 7,25,000 का 65% देखें तो ये हो जाएगा 4,71,250, तो 4,71,250 रुपीज। और 35% होगा 2,53,750, 2,53,750, 2,53,750 रुपीज। इसके बाद अगर कॉफी की बात करें तो 5,07,500, तो 5,07,500 का 25%, 1,26,800, 126,875, 126,875,
और बचा हुआ होगा 380,625, 380,625। फी में 40 और 60 है तो ये 40% हो जाएगा 10,15,000 का। ये हो जाएगा 406,000 और ये हो जाएगा 609,000 नर्सरी और इसमें गार्डन में आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपका प्योर एंड प्योर एग्रीकल्चरल इनकम होता है। तो 6,70,000 और 1,37,000, तो ये 1,37,000 और ये हो जाएगा 6,70,000। अब इनको जब आप टोटल करोगे तो आपको अपनी एग्रीकल्चरल इनकम यहाँ पर मिलेगी 22,22,67,870। आएगा, खुद से भी टोटल करके इसको देख लेना। और बिजनेस इनकम मिलेगी 7,86,625। ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं अपनी एग्रीकल्चरल इनकम और बिजनेस इनकम को। आप चाहना एग्जाम में तो आप अलग अलग टेबल बना के कर देना, नहीं तो इस तरीके से भी दिखा सकते हो। अलग अलग दिखाओगे तो उसमें भी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। आंसर आपका अल्टीमेटली सही होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमसे बोल रहा है कंप्यूट एग्रीकल्चरल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। फर्स्ट पॉइंट बोला है रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, लैंड रेवेन्यू पेड टू स्टेट गवर्नमेंट, interest on loan is taken to purchase agricultural land, collection charges on the recovery of agricultural land, agricultural rent, और लास्ट में बोला इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट। अब देखिए यहां पर बात आती कि हमको इनकम तो पता है कि एग्रीकल्चरल इनकम हमारी क्या क्या होने वाली है। एक्सपेंडिचर कौन कौन से हम इसमें से लेस कर सकते हैं। तो अगर आप यहां पर देखो तो ये तो 1,20,000 रुपए, ये तो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। लैंड रेवेन्यू अगर आपने पे किया है गवर्नमेंट को तो ये भी आपको पता है आपका एग्रीकल्चरल एक्सपेंडिचर होता है और ये अलाउड होता है, तो ये एग्रीकल्चरल एक्सपेंडिचर अलाउड होगा। इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है उस लोन पे जो आपने अपने एग्रीकल्चरल लैंड के लिए लिया था, उसको परचेज करने के लिए लिया था, तो ये भी आपका अलाउड होता है। तो इसका मतलब ये भी हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपेंडिचर होगा जो कि अलाउड होगा। कलेक्शन चार्जेस ऑन द रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चरल रेंट, आपने अपने एग्रीकल्चरल रेंट को रिसीव करने के लिए, रिकवर करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, जो भी कलेक्शन चार्जेस पे किए हैं, ये भी आपका अलाउड होता है। तो ये 2,000 रुपए भी आपका एग्रीकल्चरल एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल रेंट को रिकवर करने के लिए ये आपने पे किया था। इसके बाद बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट। अब देखें इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, लैंड रेवेन्यू हो सकता है कुछ दिन बाद दिया हो उसने लैंडलॉर्ड ने, तो उस पे जो भी इंटरेस्ट पे किया है मतलब उसने गवर्नमेंट को, वो उसने एक तरीके से उससे अपने टेनेंट से रिकवर कर लिया। तो ये जो टेनेंट से अगर रिसीव कर रहा है, और ये क्या है इंटरेस्ट ऑन एरियर्स है, जो एरियर्स हो गए तो उसके लैंड रेवेन्यू के, उस पे जो भी इंटरेस्ट उसने अपने टेनेंट से रिसीव किया है, ये उसकी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती, ना ही उसका एग्रीकल्चरल एक्सपेंडिचर में आएगा। इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। अब यहां पर हमारे पास में अपना रेंट हो गया 1,20,000 रुपए, यहां पर डाल देते हैं रेंट, ये हो गया रेंट 1,20,000 रुपीज। इसके बाद फिर लैंड रेवेन्यू यहां पर लिखेंगे एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस। सबसे पहले हो गया लैंड रेवेन्यू, कितना पे किया है 12,000 रुपए, तो ये हो जाएगा 12,000 रुपए। इसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, ये 20,000 रुपए, ये भी लेस होगा, तो यहां पर आप लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हो जाएगा 20,000 रुपीज। और इसके बाद एक और आएगा ये कलेक्शन चार्जेस 2,000 रुपए, कलेक्शन चार्जेस 2,000 रुपीज। तो 12 और 20 32 और ये 34, तो ये आ जाएगा आपका 34,000 रुपीज। अब इसमें से जब आप इसको लेस करोगे तो आपको मिलेगा 4,000, ये हो जाएगा 86,000 रुपीज, 86,000 रुपीज। एक बार कैलकुलेट करके देख ले इसको। 86,000 रुपीज, तो ये हो जाएगी हमारी एग्रीकल्चरल इनकम। 86,000, 1,20,000 माइनस 34,000 रुपए। तो इस तरीके से आप करोगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोल रहे हैं कंप्यूट एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। सबसे पहला पॉइंट सेल प्रोसीड्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 1,60,000। तो एक साथ में लिखते चलते हैं यहाँ पर सेल प्रोसीड्स 1,60,000
₹60,000। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट्स। अब देखो मैंने आपसे कहा था जैसे ट्रैक्टर की केस था, अगर आपने ट्रैक्टर खरीदा होता तो डेप्रिसिएशन चार्जेस आप लेस करते हैं, अगर आपने हायर पे लिया है तो आप हायर चार्जेस लेस करोगे। उसी तरीके से जो भी इक्विपमेंट्स आपने अपने उसमें एग्रीकल्चरल लैंड पे आप यूज कर रहे हो ऑपरेशंस के लिए, उन पे जो डेप्रिसिएशन हो रहा है दैट इज ऑल्सो अलाउड। तो यहाँ पर 6,000 रुपए भी हमारा अलाउड डिडक्शन होगा, इसको हम लेस कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा लेस एक्सपेंसेस, और यहाँ पर आप डालोगे सबसे पहले अपना 6,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। फर्स्ट हो जाएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 6,000 रुपये। इसके बाद आएगा लेबर चार्जेस 24,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा सेकंड पे लेबर चार्जेस 24,000। इसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ सीट्स, जो आपने सीट्स परचेज किए हैं उनकी कॉस्ट कितनी हो गई, 6,000 रुपये। तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सीट्स 6,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया थर्ड। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर कितना था, 6,000, नहीं 3,000, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये ये हो गया। इसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी अलाउड होता है, तो ये 12,000 रुपये आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब इनको जब आप टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 6,000, 24,000 और 6,000, 3,000 और 12,000 रुपये, 51,000 रुपीज, 51,000। इसको जब आप लेस करोगे तो 1,60,000 और माइनस 51,000, 1,09,000, 1,09,000। तो ये हो जाएगी हमारी एग्रीकल्चरल इनकम, 1,09,000 रुपये। तो यहाँ पर हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखे कि किस तरीके से हम लोग अपनी एग्रीकल्चरल इनकम को कंप्यूट करते हैं। अगर मिक्स्ड इनकम उसमें आ जाती तो कैसे कंप्यूट करेंगे, और क्या क्या अलग अलग केसेस होते हैं। तो जितने भी पॉसिबल केसेस थे वो मैंने सारे ले लिए। आप एक बार खुद से अपने आप से जब क्वेश्चन करोगे तो आप देखना, अगर कोई डाउट होता तो आप कमेंट करके पूछ लेना। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।